गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में अविभाजित लाभ के बारे में या प्रतिधारित लाभ भी इसको कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसका एंट्री कैसे किया जाता है, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड प्रॉफिट, रोका हुआ लाभ भी कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपको ये 6 तरह के जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपको दिए जा सकते हैं। ये सभी प्रॉफिट्स क्या है, व्यवसाय में जो लाभ होते हैं उनमें से रोक करके इनको बनाया जाता है, ताकि भविष्य में व्यवसाय को अगर पैसों की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से पैसा जो लाभ बिजनेस में रोका हुआ है, पार्टनर में नहीं बांटा गया, और उसको कुछ भाग को, लाभ के कुछ भाग को बिजनेस में ही रोक करके रखें, ताकि बाद में काम आएगा। जितना भी प्रॉफिट होता है सबको पार्टनर्स नहीं बांट लेते आपस में, उसमें से कुछ प्रॉफिट को वो बिजनेस में जानबूझ करके रोक के रखते हैं, ताकि बाद में बिजनेस में वो काम आ सके। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला नंबर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ उसको हम लोगों ने अभी बांटा नहीं है। अगर ये बैलेंस शीट में दिखाई देता है लायबिलिटी साइड में, इसका मतलब है कि ये प्रॉफिट बांटा नहीं गया है। तो ये प्रॉफिट नहीं बांटा गया है, तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो सबसे पहले जो पुराने साझेदार हैं इनको क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाई देता है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हुआ था। और ये अगर ये एसेट साइड में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये लॉस हुआ था, इसलिए इसको एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाया जा रहा है। एक ही बैलेंस शीट में दोनों नहीं रहेगा, या तो लायबिलिटी साइड में रहेगा या फिर एसेट साइड में रहेगा। अगर एसेट साइड में तो आप लॉस समझेंगे, लॉस है ये, और ये अगर लायबिलिटी साइड में है तो इसको आप प्रॉफिट समझेंगे। तो कैसे इसको बांटते हैं, तो इसको बांटते हैं सब, जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है नए पार्टनर के एडमिशन पे पुराने साझेदार जो है इसको अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, और सी एडमिशन ले रहा है। सी नया पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है, ये एडमिशन ले रहा है। और ए और बी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, मान लो कि ये 3:1 है, 3:1 है। तब क्या करेंगे इसको, अब आगे चलते हैं कि अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है अविभाजित लाभ दिख रहा है बैलेंस शीट में, तो उसको कैसे बांटेंगे। तो बांटने के लिए हम लोग दो काम करेंगे। एक तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि उसको बांटेंगे कैसे। तो एक नंबर में अगर बांटेंगे 4,000 रुपये को, तो इसको बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। तो ए का कितना होगा, ए का 3/4 होगा, यानी 3,000 रुपये ए का, और बी का कितना हो जाएगा उसी तरह से 1,000 रुपया बांट देंगे, 1/4। तो ये बढ़ गया। अब पार्टनर क्या करेंगे, इनको अपने कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। इससे पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। चूँकि प्रॉफिट है तो क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। तो क्रेडिट करने के लिए हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे, जिसको बांट रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो किसको बांटे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट को बांटे। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ ए और बी हैं तो यहाँ लिख देंगे इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना हो गया, तो डेबिट में हो गया आपका 4,000 रुपया टोटल, और इनके अकाउंट में क्रेडिट साइड में हो जाएगा आपका 3,000 रुपया ए में और 1,000 रुपया बी में। तो इस तरह से ये बट गया। अब इससे इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। अब इसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट इसके बाद जब बनाएंगे, नया पार्टनर आने के बाद नया बैलेंस शीट जब भी बनेगा, तो वहाँ अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसका बंटवारा हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रॉफिट, अगर लॉस को बांटते तब क्या होता, लॉस चूँकि एसेट साइड में दिख रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट एंट्री आपका हो जाता। अपोजिट एंट्री क्या होता कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये क्रेडिट हो जाएगा। तो
4,000 रुपया क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि लॉस था इसलिए इसको क्रेडिट किया गया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में ही डेबिट किया जाएगा। इससे क्या हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करने से पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ दिखाई देगा, चलिए कैपिटल अकाउंट भी बना के आपको बता देते हैं। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, ये ए का है, बी का है, सी का है, ए बी और सी। तो प्रॉफिट को जब बांटे थे इससे पहले वाला एंट्री में, तो ये पीएल अकाउंट करके इस साइड में दिखाया जाएगा 3,000 रुपया, 1,000 रुपया ए और बी में। और लॉस को जब बांटेंगे, डेबिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा 2 पीएल अकाउंट करके लॉस को बांटेंगे। तो देखिए यहाँ 3,000 रुपया डेबिट साइड में और बी में 1,000 रुपया जाएगा। तो जब डेबिट साइड में जा रहा है तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट घट रहा है, और जब क्रेडिट साइड में जा रहा है मतलब कैपिटल अकाउंट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम लोग अब दूसरा देखेंगे कि अगर इसके बाद दूसरा नंबर आता है, ये हो गया आपका, ये दोनों हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो बिजनेस में जनरल रिजर्व, दो तरह के रिजर्व होते हैं जो लाभों से बनाए जाते हैं। एक को कहते हैं जनरल रिजर्व और दूसरे को कहते हैं रिजर्व फंड। तो जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जिसका पैसा व्यवसाय किसी भी काम में यूज कर सकता है। और रिजर्व फंड क्या होता है, रिजर्व फंड होता है कि व्यवसाय के लाभ को हम लोगों ने रोका हुआ है लेकिन उस पैसे को बिजनेस में नहीं रखा हुआ है। जनरल रिजर्व में क्या होता है, पैसा जिन बिजनेस में ही रहता है। और रिजर्व फंड में क्या होता है, उस पैसे को, लाभ के उस हिस्से को हम लोगों जब तक यूज में नहीं हो आएगा, जब तक उसका हमको ज़रूरत नहीं है, तब तक कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं दूसरे जगह। तो ऐसे रिजर्व को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व फंड कहते हैं। तो इसका इन्वेस्टमेंट हो जाता है और फिर जब ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट को बेच करके वापस पैसा ले सकते हैं। ठीक है, तब तक क्या होता है, उस रिजर्व पर कुछ इंटरेस्ट वगैरह के रूप में इनकम हो जाता है। तो इस तरह से जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड में ये अंतर होता है। अब इसका जो है, अगर आपको जनरल रिजर्व भी दिया रहेगा तो इसको बांटेंगे हम लोग। यहाँ से देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है 6,000 रुपये का। तो जब अब जो भी बांटेंगे वो उससे गोल्ड पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एज कैपिटल अकाउंट, लॉस को जब बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा। बाद बाकी सभी सिचुएशन में जो है पार्टनर्स कैपिटल क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो 2 ओल्ड पार्टनर्स, बी है कैपिटल अकाउंट, ये दोनों को क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। बांटे किसको हम लोग है, रिजर्व एंड सरप्लस को। तो यहाँ लिख देंगे रिजर्व एंड, या रिजर्व अकाउंट केवल लिख देते हैं, जगह यहाँ कम है। तो कितना है, 6,000 रुपया। 6,000 रुपये को बांटा गया। ए और बी में बांटेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन 6,000 रुपये को यहाँ बांटे 3 ओल्ड रेशियो में तो 4,500 रुपया, और इसका कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया। तो यहाँ 4,500 रुपया ए का हिस्सा हुआ इसमें रिजर्व में, और बी का इतना हुआ। अब इसको जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे तो अब ये डेबिट साइड में कोई भी इसके बाद का जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है वो सभी बांटा जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो यहाँ उसके नाम से लिख देंगे बाई रिजर्व, कितना है, 4,500 रुपया से बढ़ गया और बी का 1,500 से बढ़ गया। अब बैलेंस शीट जब इसके बाद बनाएंगे नया बैलेंस शीट, तो उसमें अब ये रिजर्व दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसको बांट लिया गया है। तो इसलिए जैसे जैसे जितना भाग हम लोग बांट लेंगे वो सब बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा जब हम लोग नया बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग किसको बांटना है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। वर्क्समैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। मतलब ये कर्मचारी, जैसे जो लोग काम करते हैं बिजनेस में, उनको बिजनेस में कर्मचारियों को कई तरह के दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अगर उनको
किसी तरह का हाथ पैर टूट गया है, हाथ कट गया है या कोई कर्मचारी मर गया है, तो उसको जो है क्षतिपूर्ति देने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है बिजनेस में, ताकि इस पैसे से कर्मचारी को भुगतान किया जा सके, उसको क्षतिपूर्ति दिया जा सके। तो यहाँ देखिए ऐसा जो है जो आपका रिजर्व बनाया गया है, यहाँ पर 20,000 रुपया दिया गया है। चूँकि यहाँ दो कंडीशन आ सकता है, दो कंडीशन यहाँ पास आ सकता है आपका, यदि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है और नीचे बैलेंस शीट के नीचे आपका क्वेश्चन का नीचे एडजस्टमेंट में इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व है 20,000 रुपये को टोटल का टोटल हम लोग बांट लेंगे। तो बांटेंगे ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। अब बांटेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इसको, यहाँ लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, ये है 20,000 रुपये का। तो यहाँ हम लोग 20,000 रुपये लिखेंगे, 20,000 रुपये है। अब इसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे। जब किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में 3:1 है हमारा ओल्ड रेशियो ए और बी के बीच में। तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 × 5 = 20, 5,000 5 बार में कट गया, 5 × 3 = 15,000 रुपया। 15,000 रुपया जो है ए को मिलेगा इसमें का, और 5,000 रुपया बी को मिलेगा। तो इसको भी इसी तरह से हम लोग कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिख के दिखा देंगे। आइटम का नाम चेंज हो जाएगा, किस चीज़ का पैसा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हम शॉर्टकट में लिख दिया। और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे इसका 15,000 रुपया ए के खाते में और 5,000 रुपया बी में क्रेडिट कर दिया गया। बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा पैसा क्या कर लिया गया, ओल्ड पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया है। लेकिन एक दूसरा स्थिति भी इसमें आ सकता है कि लिखा गया है एडजस्टमेंट में, अभी हम बताए थे कि इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। दूसरा हो सकता है कि आपको एडजस्टमेंट में दिया गया हो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनाया गया है उसके संबंध में कितना का दायित्व है, कितना का दायित्व है। मान लो कि दायित्व दिया गया है 10,000 का, 10,000 रुपया का एक लायबिलिटी है इस रिजर्व के ऊपर। इसका मतलब ये होता है कि 10,000 रुपये किसी कर्मचारी को भुगतान करना है क्षतिपूर्ति के रूप में। अभी उसको दिया नहीं गया है, लेकिन ये तय हो गया है कि क्षतिपूर्ति इसमें से देना है इस अमाउंट का। तब ऐसे स्थिति में पार्टनर्स जो है, पार्टनर्स हमको देखना पड़ेगा बांटने से पहले कि पार्टनर्स के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से कितना पैसा बचा हुआ है जिसको वो बांट सकते हैं। तो देखेंगे कि टोटल कितना का था, 20,000 रुपये का था, और उसमें से कितना का दायित्व है उसके ऊपर, तो 10,000 का उसके ऊपर दायित्व है। यानी बचा पैसा कितना है, बचा पैसा 10,000 रुपया है। इस बचे पैसे को ही वो ओल्ड पार्टनर्स बांट सकते हैं। तो नया साझेदार जब आता है तो इसको वो लोग आपस में बांट लेते हैं, ताकि नया साझेदार के प्रवेश के बाद वो उसमें हिस्सा के लिए दावा नहीं कर सके। तो इसको हम लोग बांटेंगे ओल्ड रेशियो में ए का, तो 25 तिहाई 7,500 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20,000 रुपये को नहीं बांट रहे हैं। अब हम लोग बांट कितना को रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन के पैसे को 10,000 रुपया है बांटने लायक, उसको बांट रहे हैं। तो 7,500 रुपया ए को मिलेगा और 2,500 रुपया बी को मिलेगा। तो इस तरह से इसका बंटवारा होगा और यही अमाउंट उनके कैपिटल में जाके क्रेडिट होगा। और बैलेंस शीट में चूँकि कुछ भी नहीं बचा है, 10,000 रुपया तो कंपनसेशन के रूप में दे दिया गया होगा और 10,000 रुपया को बांट लिया गया, इसलिए इसमें कुछ नहीं बचा। इसलिए आने वाले बैलेंस शीट में, फ्यूचर बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये अमाउंट दिखाई नहीं देगा, ये अमाउंट दिखाई नहीं देगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम लोगों ने बांट लिया। एक और इसमें देखिए, इस लिस्ट में यहाँ नाम है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अगर इसमें भी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हम लिखना भूल गए, अगर लिखे होते
तो मान लो कि अमाउंट अगर उसका कोई भी अमाउंट था 30,000 40,000 जो भी था, इसमें भी लिखा रहेगा लायबिलिटी साइड में। तो वर्कमैन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्टकट में ईपीएफ भी कहते हैं। तो ये क्या होता है पहले समझ लें, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि खाता या कोष। तो ये कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट के बाद में दिया जाने वाला पैसा होता है, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए साझेदारी व्यवसाय जो है वो भी कुछ पैसा जो है उसको देने के लिए व्यवस्था करती है, लाभों को रोक करके रखती है। तो ऐसे फंड के ऊपर कर्मचारियों का ही सिर्फ हक होता है, साझेदार इसको आपस में नहीं बांट सकते हैं। कोई भी नया साझेदार आए, या डेथ हो या एडमिशन हो या रिटायर हो, ये पैसा कर्मचारियों का होता है। इसमें कोई भी साझेदार हाथ नहीं लगा सकता है, इसको बांट नहीं सकता, इसलिए इसका बंटवारा नहीं होगा। ये बैलेंस शीट में, आने वाले बैलेंस शीट में भी दिखाई देंगे, लायबिलिटी साइड में जहाँ थे वहीं दिखाई देंगे, पूरे अमाउंट से दिखाई देंगे, जब तक कि साझेदारों के कर्मचारियों के बीच में इसका बंटवारा नहीं कर दिया गया हो। ठीक है, तो इसका बंटवारा नहीं होता। तो 4 आइटम के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके। कंटेंजेंसी रिजर्व, देखिए कंटेंजेंसी रिजर्व क्या होता है, इसको आकस्मिक निधि कहते हैं। आकस्मिक निधि मतलब बिजनेस में कुछ ऐसा कोई बड़ा घाटा हो गया, या कोई और ऐसा कोई दायित्व बहुत बड़ा अमाउंट का पैदा हो गया जिसको कि दूसरे लोगों को पेमेंट करना है, तो उसको भुगतान के लिए ये कंटिजेंसी रिजर्व या आकस्मिकता निधि बनाया जाता है। तो इसका भी कैलकुलेशन वर्कमैन कंपनसेशन फंड की तरह ही होता है। यहाँ पास देखेंगे आपको दिया हुआ है कंटिजेंसी रिजर्व कितना दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कितना बना के रखा गया, 40,000 रुपये का बनाया हुआ है। तो इस 40,000 रुपये को अगर एडजस्टमेंट में आपको इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो नए साझेदार पे नए साझेदार के एडमिशन पे पुराने साझेदार इसको क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। कंपनसेशन रिजर्व, तो यहाँ पर से 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया यहाँ लिख देंगे, बांटने वाला अमाउंट है। और बटेगा दोनों के ओल्ड रेशियो में, तो कितना बढ़ जाएगा, 1/3 है ए का शेयर, तो 10,000 रुपया, 30,000 रुपया मिल जाएगा ए को, और 10,000 रुपया मिल जाएगा बी को, और इतने अमाउंट से उसका कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस शीट में फिर क्या होगा, ये दिखाई नहीं देगा। इसमें भी दूसरा स्थिति हो सकता है कि आपको दे दे कि कंपनसेशन के रूप में किसी कर्मचारी को या किसी पार्टी को देने के लिए दायित्व उस पर कितना है, कंपनसेशन वाले अमाउंट पे मान लो कि 20,000 रुपया का दायित्व है। तो हम लोग फिर देखेंगे सबसे पहले कि मेरा कंपनसेशन फंड में कितना जो है जमा हुआ है टोटल, तो 40,000 टोटल जमा हुआ है। उसके ऊपर लायबिलिटी कितने का है, यानी कि कितना रुपया उसका हमको पेमेंट करना है अभी लोगों को, तो देखेंगे 20,000। तो बचा हुआ पैसा कितना है, 20,000। तो ये बचे हुए पैसे को, कंपनसेशन फंड का बचा हुआ पैसा को ओल्ड पार्टनर आपस में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होगा कि कंपनसेशन फंड के अमाउंट को, कंपनसेशन फंड के अमाउंट को कितना रुपया बांटेंगे, 20,000 रुपया बांटने लायक है। इसको दोनों में बांट देंगे, तो 15,000 रुपया जो है ए के खाते में क्रेडिट होगा, और 5,000 रुपया बी के खाते में क्रेडिट होगा। तो जिसको भी बांटना होगा उसको डेबिट करेंगे, अगर वो लाभ है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो से क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से कंपनसेशन रिजर्व जो बना हुआ था उसको भी पार्टनर्स से बांट लिया। इसके बाद अगर बैलेंस शीट बनेगा, तो चूंकि इसको बांट चुके हैं इसलिए अब बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा। छठा नंबर जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट माने विनियोग होता है, फ्लक्चुएशन माने उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं। तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि बिजनेस ने किसी दूसरे व्यवसाय में या बाहर किसी आउटसाइड में क्या किया है, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, ताकि उस पैसे पे साझेदारी व्यवसाय को क्या हो, कुछ लाभ मिलता रहे, जब तक इस फंड का कुछ लाभ मिलता रहे। ठीक है, व्यवसाय में जो लाभ रखा हुआ है उस पे तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, वो तो व्यवसाय में ही रखा हुआ, इसलिए उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया गया। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी हो सकता है, कोई एसेट्स खरीद सकते हैं, कोई बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, डिवेंचर खरीद सकते हैं, जो भी किए हैं।
तो ऐसा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मूल्य बाजार में घटता बढ़ता रहता है हमेशा, उसके मांग के अनुसार उसका मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो कभी वो ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम भी होगा। तो इस तरह से जिस समय मान लो कि एडमिशन कोई पार्टनर प्रवेश ले रहा है, उस समय देखेंगे कि उसका बाजार मूल्य कितना है। बाजार मूल्य कितना है इसका मतलब है कि आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में नीचे दिए रहेगा क्वेश्चन में एक लाइन में कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, कितना किए हुए हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपया किए हुए हैं। तो ये 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसको इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कहते हैं, बुक में दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में। और इसका बाजार मूल्य कितना है, इसका बाजार मूल्य यहाँ एडजस्टमेंट में दिया होगा कि वो उसका मार्केट प्राइस कितना है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ अगर मान लो दिया हुआ है कि इसका मार्केट प्राइस जो है 60,000 रुपया है, या ऐसे भी दे सकता है कि इन्वेस्टमेंट का मूल्य तो निकाल लेंगे कि उसके मूल्य में कितना कमी आया। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग 1,00,000 का किए हैं और अभी उसका मार्केट प्राइस कितना है, 60,000 रुपया है। तो इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कितना का कमी आया, कितना का लॉस हुआ, कितना का कमी आया, क्योंकि अब तो इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेच करके पैसा निकाल लेंगे। तो 40,000 का लॉस आ रहा है। तो इस लॉस को क्या करेंगे कि जो हम लोग इसके लिए फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाए हैं, इसीलिए फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में कमी आने के कारण जो लॉस होगा उसको इस इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो करके रखें उसके लिए पैसा, इस लॉस को हम लोग वहाँ से क्या कर सके और उसको हम लोग बराबर कर सके, पूरा कर सके। इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट के मूल्य में जो भी फ्लैक्चुएशन होगा, उतार चढ़ाव होगा, तो वो उतार चढ़ाव अगर उतार होता है तो क्या होगा, कमी होता है तो वो लॉस होगा, उसको क्या किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके, है ना। इसके लिए हम लोग ये रिजर्व बनाते हैं। तो यहाँ कितना लॉस हुआ, 40,000 रुपया लॉस हुआ। अब चूँकि नया साझेदार प्रवेश ले रहा है तो कितना पैसा इसका हमारे पास बचा हुआ है बांटने के लिए साझेदारों के पास में, तो देखेंगे कि रिजर्व में कितना पैसा है, रिजर्व में 50,000 रुपया है और लॉस कितना हो चुका है, 40,000 रुपया। 40,000 रुपया का लॉस हो चुका है इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्चुएशन के कारण, मूल्य में फ्लैक्चुएशन के कारण। तो 10,000 रुपये का जो रिजर्व है बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, ए और बी आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो इस तरह से इसका 7,500 रुपये आएगा, इसका 2,500 रुपये आएगा। तो यहाँ पास हम लोग दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया गया, कितना रुपए से, 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से डेबिट कर दिया गया। और दोनों पार्टनर में जब ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो इसका अमाउंट आएगा 7,500 रुपये और 2,500 रुपये बी में। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व का जो पैसा है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे सकता है डायरेक्ट कि इन्वेस्टमेंट का मूल्य जो है 40,000 रुपये से कम हो गया, तब आपको घटाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको मालूम चल गया कि 40,000 रुपये से कम हुआ है, यही लॉस है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, तब घटाए उठाएंगे नहीं, तब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, देखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा बचा है, कितना जमा हुआ है, 50,000 रुपया, और उस पर लॉस कितना है, 40,000 घटाएंगे तो सेम फिर इंक्रीज होगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगा। जमा हो जाने के बाद क्या होगा कि उससे उस कैपिटल बढ़ जाएगा दोनों ओल्ड पार्टनर्स का। और बैलेंस शीट जब इसके बाद बनाएंगे, नया बैलेंस शीट कभी बनाएंगे जब नए पार्टनर के आने के बाद, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये आइटम दिखाई नहीं देगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज समझा कि व्यवसाय में जो लाभ रोक कर रखे जाते हैं, साझेदारों में नहीं बांटे जाते हैं, उन लाभों को नए साझेदार के प्रवेश पर क्या किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और इससे क्या होता है, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है ओल्ड रेशियो में, और डेबिट करते हैं जिसको बांट रहे हैं। अगर कोई लॉस है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लॉस आने की संभावना है, लॉस अगर कोई है
तब उस स्थिति में इसका उल्टा होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और इस लॉस को क्रेडिट करके हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं और इसी के अनुसार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करने के जगह पे डेबिट करते हैं, टू साइड में दिखाते हैं। तो इस जिसको बांट रहे हैं उसके नाम से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटर्न्ड प्रॉफिट को का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सीखा है और इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हैं हम लोग आराम से अब कर सकते हैं। ओके।